कर सकें। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया है। ऑप्शन है आपके सर थॉमस मोर का यूटोपिया, कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन, बेकन का न्यू अटलांटिस या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, प्लेटो के विचारों का पुनः प्रकटन या पुनः उद्भवन 16वीं शताब्दी में पहली बार थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया में हुआ था, जिसमें मोर ने प्लेटो की तरह एक कल्पनावादी राज्य की रूपरेखा खींची थी। इसके अलावा टोमासो कैंपानेला द्वारा लिखी गई पुस्तक द सिटी ऑफ सन में एक धार्मिक आदर्श समाज की कल्पना की गई है और ये पुस्तक भी प्लेटो के रिपब्लिक से प्रेरित है। और ब्रिटिश साहित्यकार फ्रांसिस बेकन का उपन्यास न्यू अटलांटिस भी एक कल्पनावादी समाज की रचना पर आधारित है और इन तीनों पुस्तकों पर ही प्लेटो के रिपब्लिक और आदर्शवादी विचारों की छाप मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए, पुरुष स्वभाव से असमान है, उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं और दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि ये दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, क्योंकि अरस्तु दास प्रथा को उचित सिद्ध करते हैं क्योंकि ये दासों के लिए श्रेष्ठ स्थितियां उत्पन्न करती है। दोस्तों, अरस्तु दास प्रथा को उचित सिद्ध करते हैं क्योंकि ये स्वामी और दास दोनों के लिए श्रेष्ठ होता है। अरस्तु का कहना है कि जन्म से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। जो मेधावी और दूरदर्शी हैं उन्हें प्रकृति ने स्वामी बनाया है, जो केवल शारीरिक श्रम कर सकते हैं उन्हें प्रकृति ने दास बनाया है। अरस्तु के अनुसार दास विवेक शून्य होता है और स्वामी या बुद्धिमान वर्ग के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसे विवेक और गुण का आवश्यक अंश प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ क्या है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाब्स अपनी रचना में एक शब्द फेलिसिटी का प्रयोग करता है और फेलिसिटी का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आनंद, दूसरा है कि उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता, तीसरा परानुभूति, या चौथा जो है आप देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता। हाब्स के लिए ये फेलिसिटी का अर्थ है। दोस्तों, हाब्स के अनुसार फेलिसिटी इच्छाओं की सफलतापूर्वक खोज है। ये उन वस्तुओं को पाने में निरंतर सफलता प्राप्त करता है जिनको व्यक्ति पाने की समय समय पर इच्छा करता है। उसके अनुसार फेलिसिटी की अधिकतम मात्रा केवल एक वास्तव में उदार चरित्र वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। और हाब्स आप जानते हैं कि मानव स्वभाव की चर्चा करते हुए फेलिसिटी की धारणा देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, ये विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। देखिए, कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में क्रीमी लेयर या मलाईदार परत पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। और हाल में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए हैं। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उसके केंद्र में वंचित या शोषित वर्ग या पिछड़ा वर्ग ही है। पिछड़ा वर्ग का मतलब अदर बैकवर्ड नहीं, जो समाज की मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं उनसे अर्थ है। तो ये विशेष रूप से कल्याणकारी राज्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करता है।
प्रश्न संख्या 5, राज्य हर जगह है, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य किस धारा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या पुलिस राज्य? तो ये धारा कल्याणकारी राज्य की है। याद रखिएगा, राज्य हर जगह है यानी स्टेट इज एवरीवेयर, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट की सरकार जो संपूर्ण या समग्र विकास है और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं को संदर्भित होकर कार्य करती है। केवल शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विवादों का समाधान करना, आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है, बल्कि ये इनसे भी अधिक बढ़कर है। तो याद रखिएगा, राज्य हर जगह है, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये कल्याणकारी राज्य की धारणा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। विकास मॉडल और उनकी विशेषताएं दी गई हैं, आपको इस आधार पर सही मिलान करना है। बुर्जुआ मॉडल, तो ये विधानमंडल और निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक समृद्धि विकास करता है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुर्जुआ मॉडल जो विकास का है, ये विधानमंडल और निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक समृद्धि विकास करता है। निरंकुश मॉडल, ये दमित मध्य वर्ग की बात करता है। टेक्नोक्रेटिक या तकनीकी तंत्रवादी मॉडल, ये निम्न राजनीतिक प्रतिभागिता और उच्च विदेशी निवेश की बात करता है। और पॉपुलिस्ट मॉडल, ये उच्च राजनीतिक प्रतिभागिता तथा आर्थिक असमानता पर जोर देता है। तो सही मिलान आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये सीधे सीधे सही सुमेलित हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार अगर आप फिर से इसको दोहराना चाहें तो आप देखिए, बुर्जुआ विकास मॉडल विधानमंडल और निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक समृद्धि विकास से जोड़ता है। निरंकुश मॉडल में दमित मध्य वर्ग होता है। टेक्नोक्रेटिक या तकनीकी तंत्रवादी मॉडल में ये निम्न राजनीतिक प्रतिभागिता और उच्च विदेशी निवेश होता है। और पॉपुलिस्ट मॉडल में उच्च राजनीतिक प्रतिभागिता और आर्थिक असमानता पर जोर दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रारंभ किया था, आपको बताना है। राज्य राजनीति यानी स्टेट पॉलिटिक्स का अध्ययन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है देखिए, इकबाल नारायण, पॉल आर ब्रास, स्टेनली कोचनेक या मायरन वीनर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा मायरन वीनर, ऑप्शन डी। देखिए, भारत में सबसे पहले राज्य की राजनीति का अध्ययन मायरन वीनर ने प्रारंभ किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेट पॉलिटिक्स का अध्ययन सबसे पहले मायरन वीनर ने प्रारंभ किया था, ये आपको जानना चाहिए। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो है मायरन वीनर की पुस्तक है और इसमें भारत के 8 राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं की तुलना और विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक में जो है मायरन वीनर ने उत्तर प्रदेश पर, वायने विल्कास ने मध्य प्रदेश पर, राम जोशी ने महाराष्ट्र पर, बलराजपुरी ने जम्मू कश्मीर पर, मार्क्स एफ फ्रांडा ने पश्चिम बंगाल पर, लॉरेंस श्रेडर ने राजस्थान पर, बलदेव राज नायर ने पंजाब पर और ह्यू ग्रे ने आंध्र प्रदेश पर अध्याय लिखा है। तो राज्य राजनीति के संबंध में सबसे पहले अध्ययन मायरन वीनर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और आपको आना चाहिए। सर फिरोज खां नूर, सर जफर उल्ला खां, डॉक्टर जयशंकर या जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ये भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जेपी या जयप्रकाश नारायण भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जेपी ने अप्रैल 1946 में हजारीबाग जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी की उपस्थिति में शपथ लिया कि वे न तो हिंसा का मार्ग अपनाएंगे, न ही जीवन पर्यंत कोई राजनीतिक पद लेंगे। वे सत्ता से परे रहकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में यकीन रखते थे। उन्होंने वर्ष 1948 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय समाजवादी दल में स्वयं को संगठित किया था।
और जयप्रकाश नारायण जो है भारत के महत्वपूर्ण समाजवादी नेता रहे हैं। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। वो कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य टी कृष्णमाचारी ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जो नामित राज्यपाल होगा वो केंद्र सरकार का एजेंट होगा। कृष्णमाचारी ने कहा कि मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूं कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है और बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य, चाहे वो एकात्मक रहे हों या संघात्मक रहे हों, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के सदस्य टी कृष्णमाचारी ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा नामित जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार का एजेंट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति या राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इन चारों में से कौन सी व्यवस्था नहीं है या इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। ये भारतीय शासन व्यवस्था में शामिल नहीं है। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र होता है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। तो अगर आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था की सरकार की कौन सी व्यवस्था होती है या कौन सी विशेषता होती है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है और अनुच्छेद 75(3) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है और कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक कि उसे संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि यहाँ पर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं, आपको बताना है। पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। और तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो इसमें से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2। कैसे? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो अनुच्छेद 75(5) में ये उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकते। यानी मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। कथन 2 सही हो जाएगा क्योंकि लोकसभा संसद का भाग होती है और भारत में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही संसद के सदस्य होते हैं, ये आपका सही है। और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ये भारत की संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में ये दोनों कथन सही हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने में ही आपको सही उत्तर आ जाना चाहिए, और जब एक तरह के ऑप्शन होते हैं तो कन्फ्यूजन की संभावना होती है, इसलिए बहुत ध्यान से ऐसे ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए। आप देखिए कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर इसमें से जो तीनों ऊपर कथन हैं उनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका या विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो यहाँ पर जो तीनों कथन दिए गए हैं वो कोई भी संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं किसमें। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। राष्ट्रपति शासन पद्धति या अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है, और ये जो है समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इसलिए इसको अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को पहचानिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही, और भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही है। तो कैसे, आप देखिए कथन ए और दो दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक संविधान है, आप जानते हैं। इसका प्रमाण जो है हमें संविधान के उद्देशिका में मिलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये स्पष्ट है। इसमें सभी निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं और भारत में शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडलीय प्रकार के सरकार के अंतर्निहित स्वरूप को जो अभिव्यक्त करता है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो उसकी मुख्य विशेषता ये है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, ये मंत्रिमंडलीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मुख्य विशेषता है। याद रखिएगा दोस्तों कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सरकार यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप को या मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का अंतर्निहित या महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट शासन प्रणाली में सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि ये महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यूएस राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर
4 कथन आपके दिए गए हैं। किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो दोषी ठहराया गया है। रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग 1 वोट से विफल हो गया था। प्रतिनिधियों के सदन को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त है, सही है। और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा वाद का परीक्षण किया जाता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी, रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग 1 वोट से विफल हो गया था, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में ये कथन सही नहीं कि रिचर्ड निक्सन के ऊपर महाभियोग 1 मत से विफल हो गया था, जबकि सही ये है कि वाटरगेट कांड के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने निक्सन के ऊपर महाभियोग चलाने की सिफारिश की, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्विस राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। यूएसए की तुलना में स्विट्जरलैंड में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, ये सही नहीं है। यूएसए में केंद्र बहुत अधिक शक्तिशाली है स्विट्जरलैंड की तुलना में। स्विस सरकार को अलगाव की स्थिति में सैनिक हस्तक्षेप का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अवशेषी शक्तियाँ इकाइयों की होती हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है कि स्विस राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है, ये आपका सही नहीं है। आप देखिए कि अगर देखेंगे स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था उदार लोकतंत्री है और इसकी राजनीतिक संरचना संघात्मक है। इस देश का राजनीतिक नाम स्विस परिसंघ या स्विस कन्फेडरेशन है। स्विस संघीय परिषद व्यवस्था से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संघीय सभा संघीय परिषद पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है और स्विट्जरलैंड में केंद्र अधिक शक्तिशाली नहीं है, जबकि अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रूप से कार्य संचालन करती है। यहाँ पर राष्ट्रपति पर कांग्रेस यदि कुछ नियंत्रण करती है तो वो भी परोक्ष और निषेधात्मक ही होता है। और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों को प्राप्त हैं। स्विट्जरलैंड में मूल संविधान के द्वारा सभी महत्वपूर्ण विषय संघीय सरकार को सौंप दिए गए हैं और वहाँ अपशिष्ट या विभक्त शक्तियाँ राज्यों में बांट दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटे तौर पर 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। तो ये हैं वी गिरी, वाराह वेंकट गिरी। दोस्तों, वाराह वेंकट गिरी ये भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे, पूर्व राष्ट्रपति हैं। उन्होंने श्रमिक और व्यापार संगठनों से अपना नाता रखा। वे 1923 में स्थापित ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के संस्थापक सदस्य थे। इस संगठन के महासचिव पद पर भी वे लगभग 1 दशक तक रहे। इसके अलावा उन्हें 1926 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति वी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। अगला प्रश्न है, नव उदारवाद किसमें विश्वास नहीं करता, आपको बताना है। डी रेगुलेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डिस इन्वेस्टमेंट या विनिवेश और स्टेटिजेशन। इसमें आपको बताना है कि नियो लिबरलिज्म किसमें विश्वास नहीं करता है। तो सही उत्तर स्टेटिजेशन। दोस्तों, नव उदारवाद स्टेटिजेशन में विश्वास नहीं करता, ये डी स्टेटिजेशन में विश्वास करता है, जिसके अनुसार बहुराष्ट्रीय निगम या मल्टीनेशनल निगम जो होते हैं उनको नियंत्रित करने में राज्य की भूमिका में कमी हो, जबकि स्टेटिजेशन ऐसे नियंत्रणों में राज्य की मजबूत भूमिका का पक्षधर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नव उदारवाद स्टेटिजेशन में विश्वास नहीं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में शामिल हैं। जब आप जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में शामिल है क्या क्या चीज़ें। ऑप्शन है आपके, देखिए, जन लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था और पुनर्वितरणीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, उदारवादी लोकतंत्र, समावेशित अर्थव्यवस्था और वितरणशील न्याय। तीसरा ऑप्शन है उदारवादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना।
ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में उदारवादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था और पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना शामिल है। इसके द्वारा प्रतिपादित उचित अवसर की समानता में एक सी स्थिति में जब व्यक्तियों को नैतिक रूप से समान माना जाता है तब प्रत्येक के लाभ के लिए प्रजातांत्रिक समानता आवश्यक है। दूसरी ओर उसका विभेद का सिद्धांत समता मूलक समाज की वकालत करता है और रॉल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को उपयोगितावाद का विकल्प प्रस्तुत किया और उसने जस्टिस एज फेयरनेस यानी न्याय की उचितता के रूप में व्याख्या की और लोक कल्याणकारी राज्य को नया आधार प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो ये आपको ऑप्शन है याद रखना चाहिए, 28 जनवरी 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आर्टिकल 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना है और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था? ऑप्शन है, देखिए नया प्रश्न है, ये स्टार कर रहा हूँ। हरेंद्र कुमार कमेटी, उषा नाथ सेन कमेटी, यश वरदचारी कमेटी या टीबी सप्रू कमेटी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सप्रू या तेज बहादुर सप्रू कमेटी 1945। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित कमेटी की 1945 में प्रकाशित रिपोर्ट के तहत जो अनुशंसाएं या सिफारिश की गई थी उनको ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था और संविधान सभा द्वारा न्यायपालिका संबंधी प्रावधानों को प्रारूपित करने के लिए उच्चतम न्यायालय पर अस्थायी समिति का गठन किया गया था, जिसमें शामिल थे एस वरदाचार्यार, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्र, के.एम. मुंशी और बी.एन. राव, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 मई 1947 को सौंपी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आप जानते हैं ये शक्ति संसद यानी भारत की पार्लियामेंट में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम ये 1956 में एक्ट पारित किया गया और न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 10 कर दी गई और इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है। वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 जो है न्यायाधीश शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है इनकी अधिकतम संख्या 33 है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये जीएस में भी ये प्रश्न हम सामान्य अध्ययन में भी पढ़ते हैं और इसका उत्तर आपको आना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है किस में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ने से जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। आप जान सकते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्च न्यायालय में होगी यदि वो उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 134A के तहत ये प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है।
जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। तो इस तरह संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A या अनुच्छेद 134 का जो है उसको अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं किस अधिकारिता के अंतर्गत? तो सही उत्तर है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को कुछ खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे संविधान के निर्वचन के मामले में, सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न हैं या नहीं, आपराधिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, विशेष इजाज़त से अपील। इसलिए संविधान की व्याख्या से संबंधित जो सभी विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार या अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? आर्टिकल 138, 140, 142 या 146। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में सुधारात्मक रिट उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। आप देख लीजिए दोस्तों, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा व अन्य 2002 जो है इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन या सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। ये याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा या रिव्यू पिटीशन के खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 137 में आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश की रिव्यू या पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 142 के तहत आप जान लीजिए, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 142 के तहत, यहाँ पर 137 भी है, अनुच्छेद 137 और 142 के तहत किसी वाद में उच्चतम न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि इनके आधार पर कौन से विकल्प सही हैं। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप में अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। और दूसरा कथन है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसमें कौन सा कथन आपका सही है? तो आप देखिए, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। क्यों? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य यानी केंद्र या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे जो भाग 3 यानी जो मौलिक अधिकार है उसको छीनती है या न्यूनतम करती है, और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जिसके फलस्वरूप किसी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने, यदि वो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो, तो उसके बारे में अधिकारिता प्राप्त है। कथन 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 228 जो है 228A के रूप में 42वें संविधान में जोड़ा गया था, लेकिन 43वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निरसित कर दिया गया है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधान का जो मौलिक ढांचे की अवधारणा है
इसके तहत आप जान लीजिए, मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वो संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे या फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हो। तो इसलिए दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू प्रचलित है कहाँ पर? केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, या भारत और यूएसए दोनों में? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और यूएसए दोनों में जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन जो है प्रचलित है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, आर्टिकल 13 है, उसके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यूके में न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार नहीं है। भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा निहित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है, 250। दोस्तों, राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें राज्यों से यानी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज से कुल 238 और 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 8 संघीय राज्य क्षेत्रों द्वारा इनके विधानसभा सदस्यों द्वारा, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, या उनके राजस्व के अनुपात में? तो जब आप राज्यसभा पढ़ते हैं तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। संघीय राज्य क्षेत्रों में देख लीजिए, 3 सदस्य दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से जाते हैं, 4 जम्मू कश्मीर से। तो दिल्ली की जनसंख्या भले ही उसका क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और कूट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कथन है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये सही नहीं है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। ये सही नहीं है। और तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। ये भी आपका सही नहीं है। तो कोई भी कथन आपका सही नहीं। कैसे? देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 और जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीटें हैं। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और संविधान का आर्टिकल 79 याद रखिएगा, आर्टिकल 79, इसके अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन का कार्य नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य नहीं, बल्कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका का कार्य है। और भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? देखिए,
कौन से कथन सही हैं? ये भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही नहीं है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये सही नहीं है। तो केवल 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इसके सदस्यों की आयु 25 वर्ष नहीं बल्कि 30 वर्ष होती है। कम से कम न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। 25 वर्ष लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती? देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी विशेष स्थान का निवासी, वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, या किसी नागरिक के वंशज। तो अरस्तु के अनुसार कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती? तो ये चारों ही विशेषताएं उन शर्तों को पूरा नहीं करती। क्यों? जब आप अरस्तु को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि अरस्तु के अनुसार कोई भी विशेषता इसमें से एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती है। अरस्तु के अनुसार न्यायिक शक्ति और सार्वजनिक पदों में भाग लेने से व्यक्ति नागरिक बन पाता है। एक न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करके एक व्यक्ति राज्य के न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। अरस्तु कहता है कि नागरिकता राज्य सत्ता के उपभोग में भाग लेना है। अरस्तु स्त्रियों, बच्चों और दासों को नागरिक की श्रेणी में नहीं रखता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इन चारों में जो भी विशेषताएं दी गई हैं या जिन व्यक्तियों के बारे में दिया गया है वो एथेंस के नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए ये चारों विकल्प जो हैं आपके, कोई भी चारों मिलाकर एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि न्यायिक शक्ति या सार्वजनिक पदों में भाग लेने से व्यक्ति नागरिक बनता है और नागरिकता राज्य सत्ता के उपभोग में भाग लेना है। उसने स्त्री, बच्चों और दासों को नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु कहता है कि राज्य जो है काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन अगर जो प्रकृति के क्रम में देखा जाए तो उनसे पहले आता है। अरस्तु नगर राज्य या सिटी स्टेट को राज्य के विकास की अंतिम अवस्था मानता है। उसका कहना है कि नगर राज्य सामाजिक विकास का चरमोत्कर्ष है। परिवार के रूप में प्रारंभ होने वाला विकास का क्रम नगर राज्य में विकसित होकर अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। और अरस्तु ये भी मानता है कि राज्य व्यक्ति से प्रथम या पूर्ववर्ती है, यानी स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, यानी राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। इस कथन में इसमें वो तर्क देता है कि राज्य पूर्ण वस्तु है, व्यक्ति उसका अंग है, इसलिए पूर्णता पहले आती है और अंग बाद में। अगले प्रश्न पर आते हैं। लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते थे, और संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। इसमें आपको बताना है कि लाक के अनुसार सामाजिक दृष्टि में, सामाजिक संविदा की दृष्टि में कौन सा सही नहीं है? तो सही उत्तर आपका है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जॉन लाक के सामाजिक संविदा की दृष्टि से ये असत्य है कि संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। लाक के अनुसार राज्य का आधार उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सर्वसम्मत इच्छा है, और ऐसी स्थिति में समझौते के मान्य होने के लिए प्रत्येक पीढ़ी का उसे फिर से स्वीकार करना जरूरी है, जो कि संभव नहीं है।
ला की समस्या का समाधान ये कह के करता है कि यदि परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भी व्यक्ति राज्य सत्ता द्वारा प्रदत्त सेवाओं को स्वीकार करते रहते हैं तो वो उनकी जो है मौन या अपरोक्ष सहमति का सूचक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रूसो के लिए कौन सा सही नहीं है। जब किसी प्रश्न में नहीं है, कोई भी विकल्प में जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं उसमें नहीं है, तो आप ये मानिए कि 3 विकल्प सही होते हैं, एक गलत होता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हम अधिकतर सही को टिक मारते हैं तो सही के चक्कर में हम नहीं वाला गलत कर देते हैं। तो देखिए, रूसो के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो अब इसमें हम सबसे पहले कथन पढ़ेंगे, फिर उत्तर लगाएंगे। व्यक्ति के आत्म प्रेम को जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो रूसो के लिए कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रूसो ये नहीं कहता कि गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता। रूसो मानव स्वभाव का विश्लेषण करते हुए कहता है कि व्यक्ति का आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के या गौरव वर्ण के करने के निमित्त होता है। रूसो का कहना है कि आत्म प्रेम से ही दंभ या आत्म प्रेम ही गौरव में बदल जाता है। जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका आत्म प्रेम पतित होकर दंभ या गौरव बन गया है। दंभ के कारण ही मनुष्य मनोवांछित वस्तु के छिन जाने पर लज्जित होता है और प्रतिस्पर्धा में जीत जाने पर बड़े गर्व से फूल उठता है, और दंभ ही उसमें दूसरों को अपमानित करने, उनसे बदला लेने की भावना और मिथ्या महत्वाकांक्षा आदि भरता है। रूसो के अनुसार दंभ उन समस्त दोषों का स्रोत है जिससे कि आजकल संसार ग्रस्त है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? देखिए, वस्तु और सेवा का वितरण, भार और प्रसुविधा, दंड और प्रतिशोध, या एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य। तो सही उत्तर हो जाएगा एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग या एक कर्तव्य। तो आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग और एक कर्तव्य है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण पर आधारित है, इसलिए वो एक व्यक्ति को एक कार्य करने की बात करता है जिसमें वो पूर्ण रूप से निपुण हो। प्लेटो समाज के 3 वर्ग मानता है और उसी आधार पर वो कहता है कि मानव आत्मा के 3 गुण होते हैं, हर एक के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित करता है प्लेटो कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वो उपयुक्त हो और उसी में उसे दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस बात पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, प्लेटो के रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करने या बहुसंख्यक के शासन को सुनिश्चित करने के लिए। तो सही उत्तर है अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्णन इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण संख्या के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर था। उद्देश्य के आधार पर अरस्तु ने संविधान के शुद्ध और विकृत रूप बताए थे। दोनों में भेद करते हुए अरस्तु ने कहा कि ये संविधान जो पूर्ण न्याय की दृष्टि से सामान्य हित का ध्यान रखते हैं शुद्ध संविधान है, जो केवल शासकों के व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हैं वो विकृत संविधान है। आज के प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न पर आते हैं। ये सुमेलन करना है। देखिए, अवधारणा और चिंतक का सुमेलन करना है आपको। मौन सहमति, तो ये लाक के विचार में निहित है। स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन, ये मिल से संबंधित है।
नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता आइजिया बर्लिन का विचार है और सुव्यवस्थित समाज राल्स का। तो सीधे सीधे 1, 2, 3, 4 आपका सही सुमेलित है। आप जान लीजिए, मौन सहमत की अवधारणा जॉन लॉक में निहित है। स्व विषयक कार्य और पर विषयक कार्य मिल से संबंधित हैं। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता आइजिया बर्लिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है और सुव्यवस्थित समाज जॉन राल्स द्वारा दी गई अवधारणा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, जिसमें मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड हैं, इनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।